हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो अभी अब हम बात करते हैं हमारी नेक्स्ट डिजीज की, जो कि कम्युनिटी से है हमारी। तो भाई ये जो रेबीज डिजीज है ये हमारी, तो डेफिनेशन में इसमें देखेंगे, रेबीज आल्सो नाउ एज हाइड्रोफोबिया यानी कि फियर ऑफ वाटर इज प्राइमरी ए डिजीज ऑफ वार्म ब्लडेड एनिमल्स सच एज डॉग, कैट, जैकल, वुल्फ एक्सेट्रा। It is transmitted to man by the bite of the like of rabid animals. Mortality is nearly 100%। तो ये है हमारी रेबीज डिजीज है। ये सभी को पता है कि जो रेबीज होता है वो किसी एनिमल्स के काटने की वजह से, बाइट की वजह से हमारा हो सकता है। और स्पेशली इंडिया के अंदर तो जो डॉगी के काटने से, डॉग के चाटने या काटने से हमारा हो सकता है। तो इन्होंने बताया कि रेबीज जो है एक हाइड्रोफोबिया, यानी कि हाइड्रोफोबिया का मतलब हो जाता है पानी से डर लगना सबसे ज्यादा। तो सबसे बड़ी जो इसकी विशेषता होती है, पानी से डर लगना स्टार्ट हो जाता है इसमें। तो ये हमारी प्राइमरी डिजीज है जो हमारे गर्म ब्लड वाले, यानी कि गर्म खून वाले, जो वार्म ब्लड वाले जो हमारे एनिमल्स होते हैं, उनकी उनके काटने से हमारा फैलता है। जैसे कि डॉग हो गया, बिल्ली होगी, जैकल्स है यानी कि सियार हम जिसको बोलते हैं, वुल्फ यानी कि भेड़िया वगैरह है। तो ये जो जानवर होते हैं, इनके काटने या चाटने की वजह से हमारी रेबीज जैसी प्रॉब्लम हो सकती है। और ट्रांसमिटेड होती है ये किसी भी इंसान के अंदर काटने से होगी। ठीक है, तो एनिमल काटेगा या चाटेगा उसकी वजह से हो सकता है। और मोर्टेलिटी जो रेट इसमें बताया गया है, इसमें 100% डेथ होती है। अगर किसी को रेबीज हो जाता है तो 100% डेथ होती है उस इंसान की जिसको किसी भी एनिमल की वजह से रेबीज हो जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं इसके अंदर हम। तो अभी अब हम इसके अंदर देखेंगे एपिडेमियोलॉजिकल फैक्टर हैं इसके। एपिडेमियोलॉजिकल फैक्टर के अंदर सबसे पहले इन्होंने बताया है एजेंट के बारे में कि कौन एजेंट होता है जो इसको फैलाता है। तो इसमें पॉजिटिव एजेंट जो इसका कारण जो बताया है वो हमारा लाइसा वायरस बोला जाता है। लायरा वायरस टाइप 1 जो होती है वो हमारी इस बीमारी को फैलाने का काम करती है। तो रेबीज जो होता है उसके अंदर पाया जाता है लाइसा वायरस। तो सोर्स ऑफ इन्फेक्शन के अंदर हमारी चीजें आ जाती है। 95% ऑफ केस इन इंडिया आर ड्यू टू डॉग बाइट। तो भाई इंडिया के अंदर तो 95% जो लोग होते हैं वो डॉग बाइट से ही इन्फेक्टेड होते हैं। और एनिमल्स सच एज द जैकल और वुल्फ वगैरह इंपोर्टेंट रिसर्वाइव ऑफ इन्फेक्शन। तो दूसरे जो होते हैं, हमारे दूसरे एनिमल्स जो होते हैं वो भी महत्वपूर्ण योगदान करते हैं इस इन्फेक्शन को फैलाने में, लेकिन 95% डॉग की वजह से ये इन्फेक्शन हमारा फैलता है। ठीक है, नेक्स्ट 3 पॉइंट में इन्होंने बताया इनफेक्टिव मटेरियल्स क्या होता है। स्लाइवा ऑफ द रेबिड एनिमल्स विच कंटेन द वायरस। तो भाई इसमें जो इन्फेक्टेड मटेरियल होता है वो स्लाइवा होती है। रेबिड कैसा होता है, जो पागल हो जाता है, यानी कि कुत्ता पागल हो जाता है, तो रेबिज की वजह से ऐसी कंडीशन उसकी होती है। तो ऐसे जो रेबिड जो एनिमल्स होते हैं, जो रेबिज की वजह से हमारे वायरस की वजह से उनको प्रॉब्लम हो जाती है, तो उसकी जो स्लाइवा होती है तो वो हमारी दूषित होती है, उसके अंदर स्लाइवा के अंदर पाया जाता है वायरस। तो ये जो मटेरियल होता है ये इन्फेक्शन को फैलाता है। नेक्स्ट इसमें बताया मोड ऑफ ट्रांसमिशन इसमें कौन सा रहता है, बाय द बाइट ऑफ रेबिड एनिमल्स। तो एक जो रेबिड एनिमल्स है यानी कि पागल जो एनिमल्स है, पशु है, उसके काटने की वजह से हो सकता है। बिलाइक ऑफ द अब्रेडेड स्किन और म्यूकोसा, और जो स्किन को चाटने की वजह से हो सकता है। ठीक है, तो स्किन में जो चाटा जाता है तो उसमें जो म्यूकोसा होता है उसको अगर चाटा जाता है और वायरस एंटर द बॉडी, और जब स्किन को चाटते वक्त अगर स्किन में थोड़ा सा विकट लगा हुआ है, स्किन छिली हुई है, तो जो वायरस होता है बॉडी के अंदर एंटर कर जाता है और ये ट्रेवल करके पहुंच जाता है हमारे नर्वस सिस्टम के अंदर। ठीक है, नर्वस सिस्टम के अंदर जाएगा, रिच द ब्रेन एंड कोज द डिजीज। और क्या करता है, ये नर्वस सिस्टम के जरिए हमारे ब्रेन तक पहुंच जाएगा और ये किस चीज का कारण बनेगा, बीमारी का कारण बन जाएगा। तो ये है मोड ऑफ ट्रांसमिशन। ठीक है, एक्विजिशन पीरियड्स के अंदर इसमें देखा गया है 1 से 3 महीने का यूजुअली इसमें समय जो होता है इसका फैलने का। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं इसमें हम। तो नेक्स्ट हमारा इसके अंदर आ जाता है क्लिनिकल फीचर। तो क्लिनिकल फीचर इसमें क्या होता है, द डिजीज बिगिंस विद हेडेक, स्लाइट फीवर, ठीक है, एंड परहैप्स जो हमारा ट्वीचिंग पेन होता है या फिर नमनेस हो जाती है, साइड ऑफ द बाइट। तो इन्होंने बताया कि ये जो बीमारी होती है जब इसकी शुरुआत होती है तो सर में दर्द रहना ये कॉमन चीज हो जाती है। सर में दर्द रहेगा, हल्का हल्का बुखार रहेगा, स्वास्थ्य ठीक नहीं रहेगा। और इसमें जो पेन होता है वो थोड़ा सा चुभन वाला पेन जो है वो होना स्टार्ट हो जाता है। इसमें नमनेस हो जाएगी, जहाँ जिस साइड से किसी भी जानवर ने काटा है, किसी भी पशु ने काटा है, उस साइड पे नमनेस होनी स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, सुन द पेशेंट शो classical symptoms of rabies such as the intolerance to noise and bright light, difficulty in swallowing, fear of water। तो सबसे पहले इसमें क्या होगा, जल्दी ही जो पेशेंट होता है उसमें सिम्टम्स जो है रेबीज के वो नजर आने स्टार्ट हो जाते हैं। तो उसमें इंटॉलरेंस बढ़ जाती है कि उसे आवाज, ज्यादा आवाज होती है वो भी अच्छी नहीं लगती है, ज्यादा रोशनी जो है वो भी उसे बर्दाश्त नहीं होती है, डिफिकल्टी हो जाती है, खाना निगलने में दिक्कत होनी स्टार्ट हो जाती है और उसे पानी से डर लगना स्टार्ट हो जाता है। ये क्लिनिकल फीचर के अंदर ये साइन और सिम्टम्स जो हैं ये हमारे दिखाई देना स्टार्ट हो जाते हैं बहुत ही जल्दी पेशेंट के अंदर। ठीक है,
तो ये चीजें जो है पहचानने की होती है और आपको पता लग जाएगा कि शायद इसमें रेबीज की वजह से या कुत्ते के काटने की वजह से ये सारी की सारी चीजें जो है दिखाई देना स्टार्ट हो गई। नेक्स्ट देखते हैं, इसमें कुछ और भी दिया गया है जो कि हमारा जो दिखाई देता है कौन से सिम्टम्स नजर आते हैं। तो इसमें इंटेंस जो स्पाजम होता है वो होना शुरू हो जाता है। ठीक है, इसमें जो फूड और फ्लूड की जो चीजें होती हैं और इसके अंदर जो डेथ रेट जो होता है, जो रेस्पिरेटरी पैरालिसिस भी हो जाता है, यानी कि रेस्पिरेटरी ट्रैक में थोड़ा सा जाम होना या फिर जो लकवे से ग्रेसिव जो चीजें होती है वो हो सकती है। और डिजीज जो है ऑलवेज एंड इन डेथ। ठीक है, जो बीमारी वही मृत्यु पर जाकर ही रुकती है। तो ये मृत्यु दर इसमें बहुत ज्यादा होती है और मृत्यु बहुत जल्दी होती है। ठीक है, तो इसमें जो हमारा जो रेबीज इन डॉग है, यानी कि कुत्ते के अंदर पाए जाने वाला जो हमारा रेबीज होता है, तो रेबीज इन डॉग में भी डिटेक्ट बाय द फॉलोइंग साइन एंड सिम्टम। तो जिस भी डॉग्स के अंदर रेबीज जो होता है डिटेक्ट कर दिया गया है या फिर उसके अंदर है रेबीज का कुछ, तो साइन और सिम्टम्स कुछ पहले ही नजर आना स्टार्ट हो जाते हैं। तो उसको कैसे पहचानोगे आपकी भी किसी भी डॉग जो है वो रेबीज का शिकार है? तो सबसे पहले देखेंगे उसमें चेंज हो जाता है कुत्ते का बिहेवियर। तो डॉगी अगर आपने पाल भी रखा है या फिर कोई गली का कुत्ता है तो उसका बिहेवियर चेंज हो जाएगा। ठीक है, टेंडेंसी अटैक एंड बाइट विदाउट ऑफ द प्रोवोकेशन। तो भाई इसमें जो वो अटैक करना स्टार्ट कर देगा बिना ही उकसाए। एक तो मालिक होता है वो उकसाता है कि पकड़, ऐसे मतलब इस तरीके का कुछ साइन देता है अपने डॉगी को, तो वो इस तरीके से अटैक करता है। लेकिन इसे बिना ही किसी प्रोवोकेशंस के या बिना ही उकसाए वो जो है किसी पर भी अटैक कर देता है। ठीक है, और काट लेता है और जो ऑब्जेक्ट होता है स्टिक वगैरह या स्ट्रा वगैरह को काटना स्टार्ट कर देता है, यानी कि लकड़ी वगैरह खाना या फिर घास वगैरह खाना। तो अगर कुत्ता लकड़ी खा रहा है, घास खा रहा है और बिना उकसाए ही किसी पर अटैक कर देता है तो ये समझ लेना चाहिए, ये साइन है एक, ये हो सकता है कुत्ते के अंदर रेबीज का कुछ प्रॉब्लम स्टार्ट हो चुकी है। रनिंग अमंग, तो वो क्या करेगा, वो बिना बात ही दौड़ेगा, यानी कि इधर उधर जो है दौड़ना स्टार्ट कर देगा और घर से भागेगा। ठीक है, टेंडेंसी रन अवे फ्रॉम द होम ऑफ वंडर aimlessly biting anything that come in its way। तो इसमें क्या करेगा, ये जो है मतलब कि बेकाबू हो जाता है एक तरीके से। हम का मतलब होगा बेकाबू होना, तो बेकाबू होकर के भागेगा। ठीक है, और घर से दूर दूर तक भागेगा बिना एमलेस, यानी कि एक तो होता भी किसी चीज के पीछे भागना, किसी चीज के लिए भागना है, खेलना, लेकिन वो एमलेस ही बिना बात ही वो भागता रहता है और आने जाने वालों को या रास्ते पर आने जाने वालों को काटता है और उनको परेशान करता है। तो इसलिए एमलेस का मतलब यही हो जाता है कि उसका कोई एम नहीं होता, किसी के पीछे नहीं भागना होता, उसको बस वैसे ही होता है आने जाने वाले को काटना, और बेकाबू जो हालत होती है वो उसकी हो जाती है। तो इससे भी पता चल जाता है कि जो डॉग जो है वो रेबीज का शिकार हो चुका है। तो इसमें वॉइस चेंज हो जाती है डॉग की, जब डॉग जो है बार्क इन ए हॉर्स वॉइस, तो उसकी जो कर्कश जैसी आवाज हो जाती है, यानी कि खरखराहापन जो होता है वो डॉग की आवाज में आना स्टार्ट हो जाता है। और गैस्पिंग फॉर ब्रेथ, और जो सांस जब लेता है डॉगी तो डॉगी की सांस फूलना स्टार्ट हो जाती है अगर उसमें रेबीज की प्रॉब्लम है। तो दिस में ओकर ड्यूरिंग द फाइनल स्टेज द एनिमल डाई विद इन 10 days ऑफ डेवलपिंग द सिम्टम्स। तो इसमें क्या होता है, इसमें जो फाइनल स्टेज पर जब आ जाता है एनिमल इस रेबीज की वजह से, अगर वो फाइनल स्टेज पर आ जाता है तो जैसे जैसे सिम्टम डेवलप होंगे तो 10 दिन के अंदर जो है डॉगी की डेथ हो जाती है। अगर इस तरीके के सिम्टम दिखाई दे रहे हैं डॉगीज के अंदर और ये सिम्टम बढ़ रहे हैं तो 10 दिन के अंदर जो कुत्ता होता है उसकी मौत हो जाती है। तो ये डॉग्स के अंदर रेबीज की चीजें जो है वो देखी जाती हैं। ठीक है, तो अगर किसी के घर में डॉगी है, किसी ने पेट रखा है या फिर बाहर वो जो घर में रखे जाते हैं उनको तो मोस्टली वैक्सीनेशन कराया जाता है तो उनमें इतनी दिक्कत नहीं आती है, बट जो गली के जो होते हैं उनमें इस तरीके के सिम्टम्स भी आप पहचान सकते हैं। तो नेक्स्ट देखेंगे इसमें हम, तो भाई इसमें हम देखेंगे आगे प्रिवेंशन ऑफ ह्यूमन रेबीज। तो भाई ह्यूमन रेबीज को किस तरीके से रोकथाम कर सकते हैं, यानी कि डॉग के अंदर तो है ही, इंसानों को कैसे बचाया जा सकता है रेबीज से, तो इस चीज पे ध्यान देंगे। तो सबसे पहले इन्होंने लोकल ट्रीटमेंट बताए हैं कि ये सामान्य तौर पर आप क्या ट्रीटमेंट ले सकते हैं जब डॉगी काट लेता है। तो सामान्य तौर पर आप क्या करेंगे, सस्पेक्टेड वुंड्स शुड बी वॉश इमीडिएटली विद सोप एंड वाटर सेवरल मिनट एंड देन treated with the alcohol tincture and iodine to kill as much of the residual virus as possible। तो इसमें हमारा लोकल ट्रीटमेंट के अंदर इन्होंने देखा है कि इन्होंने बताया है कि भी अगर डॉगी आपको काट लेता तो सबसे पहले जो वुंड्स है, जो घाव है, उसको वॉश करेंगे इमीडिएटली। तो घाव को आपने धो लेना है अच्छी तरीके से साबुन और पानी से, और उसमें कुछ मिनट के लिए उसको वॉश करना है और फिर उसको ट्रीट करना है। ट्रीट किस चीज से करेंगे, अल्कोहल टिंचर या फिर आयोडीन जैसी चीज लगाएंगे जिससे पॉसिबल होता है वायरस को रिड्यूस कर सकें आप। ठीक है, तो वायरस के जो अवशेष हैं उनको खत्म कर सकें, इस तरीके से ये चीजें आप घर पर लगा सकते हैं। अप्लाई करनी है ड्रेसिंग और बैंडेज वगैरह आपने उसके ऊपर से लगा लेनी है। यूजुअली जो हमारे प्रिकॉशंस होते हैं एडमिनिस्ट्रेशन के, पेनिसिलिन से या टेटनस का इंजेक्शन लगाना, प्रोफाइलेटिक वगैरह जो चीजें होती है वो सारी की सारी आपने करनी है। और ड्रेसिंग जो आपने करनी है, ड्रेस द वुंड एवरी अदर डे अंटिल द वुंड्स इज हीलिंग। तो जब तक वुंड हील नहीं हो जाता, यानी कि जब तक घाव ठीक नहीं हो जाता तब तक आपने ड्रेसिंग जो है वो करवाते रहना है।
ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखेंगे। वूंड हीलिंग जब तक नहीं होता है, जब तक आपने ड्रेसिंग करानी बंद नहीं करनी है। नेक्स्ट इसमें आ जाता है ऑब्जर्व द एनिमल फॉर 10 डेज। तो 10 दिन तक आपने जो एनिमल्स है जिसने काटा है उसको ऑब्जर्व करना है। तो बाइट एनिमल शुड नॉट बी किल्ड। जो जिस भी एनिमल ने काटा है उस एनिमल्स को मारना नहीं है। सबसे पहली बात तो आपने क्या करना है, इट शुड बी केप्ट अंडर ऑब्जर्वेशन फॉर 10 डेज। तो आपने क्या करना है, 10 दिन तक वो जो जिस भी जीव ने काटा है, जिस भी जानवर ने काटा है, 10 डेज तक उसको ऑब्जर्व करना है कि जो एनिमल है डाई विद इन 10 डेज आफ्टर द बाइट। अगर काटने के 10 दिन के बाद अगर उसकी डेथ हो जाती है, सो साइन ऑफ इलनेस, एंटी रेबीज ट्रीटमेंट शुड बी द स्टार्टेड इमीडिएटली। अगर किसी पशु ने काट लिया है इस तरीके से, रेबीज वाले पशु ने अगर काट लिया है तो 10 डेज तक उसकी ऑब्जर्वेशन करेंगे। अगर 10 दिन के अंदर उसकी डेथ हो जाती है, उस जानवर की डेथ हो जाती है, तो फिर आपने क्या करना है, आपने इमीडिएटली अपना रेबीज का जो टेस्ट, रेबीज के जो टेस्ट और ट्रीटमेंट होते हैं वो अपने स्टार्ट कर देने हैं। ठीक है, और अगर एनिमल हेल्दी है, 10 दिन तक उसकी डेथ नहीं हुई है, जिसने काटा है उसको कुछ भी नहीं हुआ, तो पॉसिबल है कि वो एनिमल्स जो है वो सही है और आप भी कहीं हद तक ठीक है, तो उसको जो आपका जो इलाज है रेबीज का वो आपने डिसमिस कर देना है। ठीक है, तो आपने सिर्फ इस चीज का ध्यान देना है कि जिस भी जानवर ने काटा है तो 10 दिन तक ऑब्जर्वेशन करेंगे उस जानवर की। अगर उसकी डेथ हो जाती है तो इसका मतलब उसमें रेबीज के कुछ चीजें थी और आपको अपना भी ट्रीटमेंट लेना रेबीज का। और डेथ नहीं होती है तो उसमें पॉसिबिलिटी नहीं होती है कि जो जानवर ने काटा है उसको रेबीज था। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं इसमें हम। तो इसमें आ जाता है हमारा इंडिकेशन फॉर एंटी रेबीज ट्रीटमेंट। तो एंटी रेबीज ट्रीटमेंट के इंडिकेशंस कौन कौन से होते हैं कि आपको रेबीज का इलाज कराना ही पड़ेगा, इसमें जरूरी होता है। तो सबसे पहले इफ द बाइटिंग एनिमल शो साइन ऑफ रेबीज और डाई विद इन 10 डेज आफ्टर द बाइट। तो हम पहले कर चुके हैं कि भाई आपने देखना है जिस भी जानवर ने काटा है अगर 10 दिन के बाद उसकी डेथ हो जाती है, वो मर जाता है, तो आपने रेबीज का जो इलाज कराना है, ट्रीटमेंट कराना, वो शुरू कर देना चाहिए इमीडिएटली। ठीक है, इफ द बाइटिंग एनिमल कैन नॉट बी ट्रैक और आइडेंटिफाइड। अगर आपको पता ही नहीं है अभी जिस कुत्ते ने काटा था वो कहाँ है, ना आप ऑब्जर्व कर पा रहे ना उसको पता है, ठीक है, तो उस जानवर के बारे में आपको कुछ भी नहीं पता है जिसने आपको काटा है, तो भी आपने अपना ट्रीटमेंट करा लेना चाहिए। ठीक है, और ऑल बाइट फ्रॉम द वाइल्ड एनिमल से, तो भी जो पशु होते हैं, जो किसी भी पशु के द्वारा अगर काटा जाता है तो भी रेबीज के जो टीके हैं वो लगवा लेने चाहिए। तो ये हमारे इंडिकेशन होते हैं जिसमें एंटी रेबीज ट्रीटमेंट करा लेना चाहिए। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं इसमें हम। तो भैया एंटी रेबीज ट्रीटमेंट के अंदर जो ट्रेडिशनल वैक्सीनेशन से जो हमारा क्या जो वैक्सीन हमारा बना था उसका नाम था सिंपल वैक्सीन। बट ये जो सिंपल वैक्सीन जो हमारा था ये प्रिपेयर किया गया था ब्रेन के टिश्यू से। जो इन्फेक्टेड एनिमल्स होता था उसके ब्रेन में पाए जाने वाला जो टिश्यू होता था उससे ये तैयार किया गया था, जो कि पूरी तरीके से बैन है, यानी कि गवर्नमेंट ने उसे पूरी तरीके से बैन कर रखा। वो किसी पर भी नहीं लगाया जाता, किसी ट्रीटमेंट में उसका यूज नहीं होता है। ठीक है, तो एंटी रेबीज ट्रीटमेंट के अंदर जो ये वैक्सीन बनाया गया था सिंपल वैक्सीन, इसका यूज नहीं होता है, बैन हो चुका है। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं इसमें हम। तो अभी हम बात करेंगे इसमें नर्सिंग केयर की। तो जो नर्सिंग केयर इसके अंदर हमारी होती है, तो नर्सिंग केयर में हमारा इसमें बताया गया है इट मस्ट बी एम्फेसाइज दैट द रेबीज पेशेंट शुड बी द आइसोलेट एंड प्रोटेक्टिव एज फार एज पॉसिबल। तो इन्होंने बताया कि जहां पर भी जो रेबीज जैसे पेशेंट है, रेबीज के जो केस वाले जो पेशेंट होते हैं हमारे, उनको आइसोलेट रखने या अलग थलग रखने या फिर उनको सुरक्षात्मक चीजें प्रदान करना जितना पॉसिबल हो सके उतना करना चाहिए। एक्सपोज टू कोल्ड और ऑफ अदर सेट इम्यूनिटी लाइक द पार्टिसिपेट्स ऑफ द कॉन्वोलेंस। तो इन्होंने बताया कि उनको ज्यादा ठंडी हवा और ज्यादा ठंडी चीज से बचाना चाहिए, क्योंकि उसकी वजह से उनका जो शरीर होता है वो अकड़ सकता है, शरीर के अंदर अकड़न हो सकती है। पेशेंट विद रेबीज आर पोटेंशियली इन्फेक्शंस। तो वही जो पेशेंट रेबीज का शिकार है उसमें बहुत ज्यादा पोटेंशियल होती है इन्फेक्शन को फैलाने की, बिकॉज क्योंकि वायरस में भी द प्रेजेंट इन सलाइवा, क्योंकि वायरस जो होता है उसकी सलाइवा में भी मौजूद होता है, उसके आंसुओं में मौजूद होता है, उसके यूरिन में भी। ठीक है, और सभी जो बॉडी फ्लूइड उसके होते हैं उन सभी के अंदर ये वायरस जो होता है ये मौजूद होता है, जो हमारा इन्फेक्टेड होता है रेबीज से। ठीक है, तो नर्सिंग पर्सनल शुड बी द वन अबाउट द रिस्क ऑफ कंटामिनेशन एंड शुड वियर फेस मास्क, ग्लव्स, गॉगल्स एंड एप्रन टू प्रोटेक्ट दमसेल्फ। तो इन्होंने बताया है कि जो नर्स जो होती है उसको पर्सनली जो है वार्निंग देनी चाहिए खतरे के बारे में, कि भाई जो खतरा है कॉन्टामिनेशन यानी कि दूषित और इन्फेक्टेड जो चीजें हैं उनसे आपने बचना है। आपने मास्क पहनना है, ग्लव्स पहन के रखने हैं, गॉगल्स पहन के रखने हैं, एप्रन पहनना है और अपनी प्रोटेक्शन और अपनी सुरक्षा जो है वो आपने रखनी है। ठीक है, तो नर्स को वार्न कर देना चाहिए इस चीज के लिए। नेक्स्ट उन्होंने बताया वेयर ह्यूमन केस ऑफ रेबीज एंड the encountered freely medical and nursing personnel level of the export should be the immunized before exposure
बाय वैक्सीनेशन। तो इन्होंने बताया है कि ह्यूमन केस जो होते हैं हमारे रेबीज के, अगर वो सामने आते हैं फ्रीली, यानी कि ऐसे केस जहां पर भी पाए जाते हैं, तो मेडिकल स्टाफ है, जो नर्सिंग है, उनको पर्सनली जो टीकाकरण जो होता है, जो इम्यूनाइजेशन जो किया जाता है इस रेबीज से बचने के लिए, वो सारे के सारे वैक्सीनेशन जो है वो कराना चाहिए। ठीक है, सच इम्यूनाइजेशन शुड preferably content at the dose of the HDC vaccinations of days 7 and 28। तो वही इसमें जो हमारा जो केयर होती है, HDC जो केयर होती है, यानी कि हमारी जो डिपेंडेंसी केयर होती है, हाई डिपेंडेंसी जो केयर होती है, उसमें वो दी जाती है, वैक्सीन दिया जाता है 7 से 28 दिन के बीच। फर्दर बूस्टर इंजेक्शन भी लगाए जाते हैं अगर जरूरत पड़ती है, तो हर 2 साल में बूस्टर इंजेक्शन भी लगाए जाते हैं, और पर्सन को जो है, किसी भी इंसान को जो रेबीज जैसी जो समस्या होती है उससे बचाया जाता है। ठीक है, तो ये तो थी इंसानों की स्टाफ नंबर, और जो मेडिकल स्टाफ था उसको किस तरीके से बचाया जाता है, उनको इम्यूनाइजेशन कराया जाता है, और इन चीजों से इनका खतरा हो सकता है। ठीक है, नर्सिंग स्टाफ को ही खतरा हो सकता है जो उनके पास रहते हैं। और डॉग्स को कैसे कंट्रोल करेंगे, तो भी डॉग्स को कंट्रोल करने के लिए उन्होंने बेस्ट वे बताया है कि कंट्रोल ऑफ रेबीज, रेबीज को कंट्रोल करने के लिए डिस्ट्रॉय कर देंगे जो किस ट्राई ऑफ ऑनरलेस डॉग है, यानी कि जिन कुत्तों का कोई मालिक नहीं है उनको मार देंगे। वैसे तो अच्छी बात नहीं है ये, मतलब कि जो जिनका कोई जो, यानी कि गली में घूमने वाले सभी कुत्तों के बारे में बात की है इन्होंने, गवर्नमेंट ने, कि भी गली में घूमने वाले जो कुत्ते होते हैं उन सभी को जो है मरवा देना चाहिए, जिनका कोई भी ओनर नहीं है। और जो जिनका ओनर है उनको वैक्सीनेट करना चाहिए, जो पेट डॉग है, जो इनको घर में पाला गया, उनको वैक्सीनेशन कराना चाहिए। वैक्सीनेशन इज बेस्ट गिव टू डॉग व्हेन द 3 मंथ्स ऑफ एज। तो 3 महीने का जो डॉगी होता है उसी को जो है वैक्सीनेशन कराना सही रहता है। और बूस्टर डोज भी दिए जाते हैं, एवरी ईयर दिए जा सकते हैं, 3 साल में एक बार, अकॉर्डिंग टू टाइप ऑफ वैक्सीन यूज। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग, वैक्सीन के अकॉर्डिंग या वैक्सीन के टाइप के अकॉर्डिंग उसे 3 साल में एक बार किया जाता है। लेकिन वही है कि अगर कुत्तों में बीमारी फैल जाए, कुत्ते खुद ही इन्फेक्टेड हो जाए, तो उनको मरवा देना ही ठीक होता है, क्योंकि वो खुद के लिए और दूसरों के लिए फिर हानिकारक हो जाते हैं। ठीक है, तो ये थी वही हमारी रेबीज, बहुत ही खतरनाक जो हमारी डिजीज होती है। ठीक है, तो सिर्फ ये कुत्ते के काटने से ही नहीं, कुत्ते के चाटने से और काटने से, दोनों से ही हमारी फैलती है। ठीक है, लेकिन फैलती जब है जब डॉगी जो है वो रेबीज का शिकार हो, रेबीज से इन्फेक्शन, रेबीज वायरस उसके अंदर हो। अगर उसके अंदर रेबीज वायरस नहीं है तो उसके काटने और उसके चाटने से कोई फर्क नहीं पड़ता है पर्सन को, और अगर वो रेबीज से इन्फेक्टेड है तो फिर वो इस तरीके की दिक्कत उसे आ सकती है। ठीक है, तो ये जो डिजीज है ये होती है हमारी कंप्लीट। तो मिलते हैं नेक्स्ट डिजीज में और नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।